नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के टॉपिक मुगल साम्राज्य पर। आइए देखते हैं मुगल साम्राज्य का जो काल था वो 1526 से 1707 तक था। इसकी नींव जो है वो बाबर ने रखी और बाबर क्योंकि शासक था फरगना का। आइए देखते हैं कि बाबर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1483 को हुआ था। कहा? फरगना में हुआ था। फरगना रियासत में हुआ था। वहां पे इसके पिताजी शासक थे और फरगना चूंकि उज्बेकिस्तान में स्थित है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको मैप देखने में थोड़ी आसानी होगी और फरगना ढूंढने में आसानी होगी। उसके बाद इसका पूरा नाम मैं बताता हूं। इसका पूरा नाम जो है वो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अब बाबर यहां तक तो हमने क्लियर कर लिया, इसका जन्म कब हुआ था, इसका पूरा नाम क्या था। लेकिन बाबर के रक्त में जो है दो वंशजों का रक्त दौड़ रहा था। आइए देखते हैं वो कौन कौन से वंशज थे। पहले तो इसके पिता की तरफ से उमर शेख मिर्जा, इसके पिता का नाम था। ये तैमूर की तरफ से पांचवा शासक था, पांचवा। और अपनी माता कुतलुग निगार खानम की तरफ से ये चंगेज मंगोल नेता जो थे उनके तरफ से ये अपना 14वां शासक था। दो और ये तैमूर आप यहां देख रहे हैं। मैं तैमूर को बता देता हूं, आपको याद दिलाते चलता हूं कि तैमूर जो है 1398 में भारत आया था। जब तुगलक वंश का काल था तो तैमूर भारत आया था। उसने लगभग 15-20 दिन तक पूरे भारत में इधर उधर तबाही फैलाया, काफी धन लूट के ले गया और बहुत से कारीगरों को लेके गया। उसने अपने शहर को काफी अच्छा बनाया। तो ये 1398 में वही तैमूर का ये वंशज था बाबर। इसने धीरे धीरे जो है अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के द्वारा और धन लालसा किसी को कहीं भी खींच लाती है, बाबर भी उसी के द्वारा भारत में आया। आइए देखते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि बाबर भी धन लालसा उसको भारत खींच लाई। और यहां मैंने बताया कि बाबर का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था। अब देखते हैं कि बाबर के पिता जो उमर शेख मिर्जा थे, उनकी मृत्यु होने के बाद बाबर जो है मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में जो है 11 वर्ष की अल्पायु में लगभग जून में इसने 1494 में अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक कहां कराया? तो उसने अपना राज्याभिषेक जो है वो फरगना में ही कराया अपनी दादी के सहयोग से। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबर जो है ये किस वंश से आता है, किस जाति से आता है? तो अगर ये एग्जाम में पूछ दे तो आप बताएंगे कि चतगाई वंश से आता है। बाबर जो है वो चतगाई वंश से ताल्लुक रखता था। तो इसने क्या किया कि अपना 11 वर्ष के अल्पायु में अपना राज्याभिषेक कराया और फिर उसके बाद इसने क्या किया कि 1501 में इसने समरकंद पर अधिकार कर लिया। ये समरकंद में आपको बताने चाहता हूं कि ये जो है ये भी उज्बेकिस्तान में स्थित है और मात्र 8 महीने अभी समरकंद पे शासन किया हुआ था। तभी 1502 में सैवानी खां, उज्बेक सरदार था एक सैवानी खां, उसने क्या किया कि बाबर को शेरपुर के युद्ध में पराजित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1502 में तो बाबर समरकंद को फिर से खो बैठा और लगभग 2 वर्ष के यहां जो मैं लिख देता हूं कि शेरपुर का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर हार गया था समरकंद को। लगभग 1504 में बाबर जो है काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया।
काबुल और गजनी का अधिकार कर लिया। काबुल और गजनी भी मैं बता देता हूं आपको, ये अफगानिस्तान में हैं। तो यहां पर उसने अधिकार किया 1504 में, और 1507 में इसको इसने जो है अपनी पूर्वजों की जो है उपाधि थी मिर्जा, उसका त्याग किया और इसने जो है पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की उपाधि धारण की इसने, मिर्जा का जो त्याग किया अपने पूर्वजों द्वारा, जो इसका एक ये था कि जैसे हम अपने लास्ट में लिखते हैं अपना टाइटल, वैसे ही इसने क्या किया कि पादशाह अपना बना लिया। इसके पूर्वज मिर्जा लिखते थे, जैसे मैंने बताया कि उमर शेख मिर्जा इसके पिता थे, तो इसने क्या किया कि पादशाह का अपने आप टाइटल लगा लिया। और पादशाह का अर्थ ये होता है कि ऐसा शासक, शक्तिशाली शासक जिसे कोई अपदस्थ ना कर सके। और आगे देखेंगे हम 1560 के बाद इसने जो है, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे कि भारत ने बाबर ने जो है भारत पर कौन कौन से अभियान किए और इसके आक्रमण किन किन जगहों पे हुए, शुरू में इसने कहां कहां अभियान किया। तो 1504 में मैंने जब बताया आपको कि बाबर ने जो है 1504 में जो है इसने काबुल और गजनी जब जीता था, तभी अपने बाबरनामा में बताता है कि तभी से मेरे दिमाग में या मेरे मस्तिष्क में ये हिंदुस्तान जीतने की जो कल्पना है, मैं उसको हमेशा सोचता रहता था, कभी मैंने भूला नहीं। और उसी का परिणाम था कि बाबर जो है अपना पहला अभियान 1519 में भारत पर किया। 1519 में जब इसने अभियान किया तो इसमें इसने बाजौर को जीता और भीरा के किले को जीता। पुनः इसने सितंबर में ही इसी साल 1519 में अपना दूसरा अभियान किया। इसमें इसने पेशावर को भी जीता ही था और आगे बढ़ रहा था। कहां से? खैबर दर्रे से। जब आगे ये बढ़ रहा था खैबर दर्रे से, तो बदखास से सूचना मिली, यहां से इसको बदखास से सूचना मिल गई कि यहाँ विद्रोह हो गया है। तो इसी विद्रोह के कारण ये आगे नहीं बढ़ सका और पुनः वापस ये काबुल चला गया। पुनः वापस। और जब पुनः ये काबुल चला गया तो वहां पर वापस ये आया 1520 ईस्वी में। और जब 1520 ईस्वी में आता है तो पुनः ये बाजौर और भीरा को जीतता है। 1520 ईस्वी में आता है तो ये पुनः जो है बाजौर व भीरा को जीतता है और साथ ही साथ सियालकोट को भी जीतता है। और इसके बाद इसका एक और अभियान होता है 1524 में। पुनः ये जीतकर ये वापस काबुल चला जाता है और ये फिर पुनः 1524 में इसका अभियान होता है। इसमें ये लाहौर जीतता है। 1524 के अभियान में ये लाहौर, दीपालपुर या और सुल्तानपुर भी जीतता है। इन सबको जीतने के बाद बाबर जब वापस जाता है तो अब यहां एक कहानी ये है कि क्यों आखिर यहां से पानीपत का युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी की क्या भूमिका थी, यहां से मैं आपको बताता हूं। जैसा मैं बता रहा था, बाबर ने 1524 में लाहौर को जीता और दीपालपुर और साथ ही साथ सुल्तानपुर को जीता। यहां एक चीज है कि लाहौर जब उसने जीता तो वहां पर दौलत खां इसके गवर्नर थे। दौलत खां थे इसके गवर्नर थे। यहीं से पानीपत की भूमिका बनती है और दौलत खां इसके गवर्नर थे। इनका पुत्र था दौलत खां का दिलावर खां, और एक और थे बहलोल लोदी के पुत्र आलम खां। यहां क्या होता है कि जब बाबर 1524 में लाहौर को जीत लेता है तो वो जीत के वापस चला जाता है और यहां जो है दौलत खां को लाहौर नहीं देता है, क्योंकि दौलत खां ही इसके पहले जो है लाहौर के गवर्नर रह चुके हैं। दौलत खां चूंकि 1520 और 24 के बीच में दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को
बाबर के पास भेजा था, क्योंकि जब 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है तो इब्राहिम लोदी वहां का शासक बन जाता है, लोदी वंश का अगला शासक। उनसे इब्राहिम लोदी ये चाहता है कि मैं केंद्रीकृत सत्ता का निर्माण करूं, और क्योंकि दौलत खां पूरा पंजाब लेना चाहता है, ये केवल अभी लाहौर का ही गवर्नर था, लेकिन ये अपने हिस्से में पूरा पंजाब का गवर्नर लेना, मतलब पूरा पंजाब अपने अधिकार में लेना चाहता है दौलत खां। तो ऐसा न होने की स्थिति में ये अपने पुत्र को बाबर के पास भेजता है, आमंत्रित करता है कि आप भारत पर आक्रमण करें और अफगानों की शक्ति को कम करें। क्योंकि ये भी एक अफगान ही था, तो इसे पूरे पंजाब की गवर्नरी चाहिए थी, ये अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में देखता था, लेकिन इब्राहिम लोदी ऐसा नहीं मानता था। तो इसने क्या किया कि बाबर के पास अपने पुत्र दिलावर को भेजा और आमंत्रण दिया कि आप भारत पर आक्रमण करें, जिससे इब्राहिम लोदी और बाकी लोगों की जो है कुछ अफगानों की शक्ति को कम किया जाए, और मैं जो पूरा पंजाब का गवर्नर या अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दूं। और इसी समय, ऐसा इतिहासकारों में मत है कि इसी समय जो है मेवाड़ के राजा राणा सांगा थे, उन्होंने भी अपना एक दूत भेजा हुआ था बाबर के पास कि अफगानों की शक्ति को कम किया जाए। बाबर ने इससे अच्छा मौका नहीं देखा, क्योंकि दो शासक जो हिंदुस्तान के थे, जो भारत के ही थे, उसको आमंत्रित कर रहे थे कि हमला करें। तो यहां क्या हुआ कि जब बाबर आया पुनः 1524 में, तो उसने लाहौर को जीत लिया, और आमंत्रण देने वाला दौलत खां ही था, आलम खां था, और उनका नेतृत्व कर रहा था, ये नेतृत्व मंडल में ये उसका पुत्र गया हुआ था बाबर को बुलाने। जब बाबर आया तो लाहौर को जीत लिया, दीपालपुर जीता और सुल्तानपुर जीता। जाते वक्त उसने जो है दौलत खां को कुछ नहीं दिया, वो वापस चला गया। दौलत खां ने क्या किया कि यहाँ हिंदुस्तान में विद्रोह कर दिया बाबर के खिलाफ। उसने क्या किया कि लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया और बाबर के जो सैनिक थे उनको निकाल फेंका। इससे क्या हुआ कि बाबर पुनः आया 1525 में। बाबर जब पुनः आया तो इसके आने से पहले ही, बाबर के 1525 में आने से पहले ही, जो दिलावर खां था वो जाके बाबर से मिल गया। अपने पिता का ही इसने विद्रोह कर दिया और वो जाके जो है बाबर से मिल गया, दिलावर खां। जब दिलावर खां बाबर से मिल गया तो बाबर ने क्या किया कि दिलावर खां को सुल्तानपुर का खाना नियुक्त कर दिया और इसकी जागीर दे दी। सुल्तानपुर का जो है इसे खाने नियुक्त कर दिया और जागीर भी से कुछ जागीरें इसको दे दी। जब बाबर पुनः 1525 में आया भारत में, तो दौलत खां ने विद्रोह किया हुआ था, लेकिन जैसे ही बाबर आया तो उसकी सैनिक टुकड़ी को देखकर दौलत खां और ये बहलोन लोदी का पुत्र आलम खां, दोनों ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ क्या हुआ कि दोनों ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तो बाबर को पूरा, मतलब जब उसने 1525 में जब वो भारत में प्रवेश किया, उसके 3 हफ्तों के अंदर ही बाबर को पूरा का पूरा पंजाब मिल गया। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि उसे पूरा का पूरा पंजाब मिल गया। अब कुछ ही कदम उससे बचे थे। उसने उसी समय इस बात को याद दिलाया कि मैं जब काबुल में, जब 1504 में जब मैं काबुल जीता था, उसी समय से मेरे मस्तिष्क में बात चल रही थी कि मैं एक दिन ना एक दिन हिंदुस्तान को विजित जरूर करूंगा। क्योंकि बाबर को जीतना इसलिए भी था क्योंकि काबुल में इतने धन नहीं मिल पाते थे कि वो अपने अमीरों को देकर खुश कर सके या अपने सैनिकों को देकर खुश कर सके। तो भारत ही ऐसा उसका स्रोत बनने वाला था जहां अकूट संपत्ति भरी हुई थी। अब यही से जो है पानीपत की कहानी शुरू होती है और मैं आपको बताता हूं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हम देख रहे थे पानीपत का युद्ध, तो वहां तक आपको समझ में आ गया होगा और आगे हम देखेंगे पानीपत का युद्ध। यही से जो है पानीपत के युद्ध से ही बाबर ने 1526 से ही बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी और ये युद्ध जो है ये हुआ 21 अप्रैल 1526 को। ये युद्ध जो हुआ वो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। क्योंकि ऐसा बताया जाता है, इतिहासकारों ने ऐसा बताया है
कि बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाबर जब पंजाब में आया तो उसके पास पूरा पंजाब उपस्थित था, तो कुछ सैनिक तो उसको और मिल ही गए होंगे। और इब्राहिम लोदी के पास सेनाएं थी, काफी सेनाएं थी, और इसमें जो है इसके पास 1,000 हाथी भी उपलब्ध थे। और ये पानीपत की जगह पे हुआ था, पानीपत में हुआ था ये युद्ध, इसलिए इसे हम पानीपत का युद्ध बोलते हैं 1526 में। यहां क्या हुआ कि बाबर ने पहली बार जो है तोपों का प्रयोग किया। इससे पहले वो जो अपना प्रथम अभियान किया हुआ था बाजौर और भीरा पे 1519 में, तो वहां उसने भीरा को किले को जीतने के लिए बारूद का प्रयोग किया हुआ था। तो ऐसा प्रयोग करने वाला, बारूद का प्रयोग करने वाला बाबर पहला था जिसने भारत में बारूद का प्रयोग किया हुआ था और ऐसी युद्ध पद्धति का प्रयोग किया हुआ था। इस युद्ध में इसने तुलगमा विधि का प्रयोग किया, तुलगमा युद्ध पद्धति का इसने प्रयोग किया, और इसने तोपों को सजाने के लिए जो है उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उस्मानी विधि को रूमी विधि भी बोलते हैं। कहीं एग्जाम में अगर पूछ दे कि रूमी विधि, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उस्मानी विधि को रूमी विधि बोलते हैं। और इसके दो तोपची भी थे, एक उस्ताद अली था और दूसरा मुस्तफा था। यहां मैं आपको बताता हूं कि उस्मानी विधि क्या होती है। गाड़ी जो होते हैं उनको, उनके जो इनके साथ जो रथ थे या उनकी जो गाड़ियां थी, उनको एक क्रम में सजा दिया जाता है, और बीच में जो खाली स्थान होता है उसी में बंदूक या तोपों को रखा जाता है। इसी को उस्मानी विधि कहते हैं। उस्मानी विधि इसका नाम क्यों पड़ा, यह भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ईरान के शासक थे शाह इस्माइल, उनके विरुद्ध जब उस्मानियों ने हमला किया, तो वहां उसने इस विधि का प्रयोग किया कि गाड़ियों को एक स्थान में रखकर और बीच में जगह बना दिया। तो इसी को, वहीं से ये नाम मिल गया कि उस्मानी विधि। ईरान के शासक पर जब उस्मानी लोगों ने जब हमला किया हुआ था शाह इस्माइल पर, और दूसरी चीज बाबर ये युद्ध बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं जीत गया। और जीतने के बाद से जो है इसने काबुल की गरीबी को खत्म किया। जीतने के बाद इसने कहा कि अब काबुल की गरीबी फिर नहीं, और इसने जीतने के बाद अपने आप को कलंदर की उपाधि से नवाजा, कलंदर की उपाधि अपने आप को दी। और इसी में जो है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा ग्वालियर नरेश से छीना गया था और उसे हुमायूं को दे दिया गया। ये कोहिनूर हीरा, ऐसा बताया जाता है कि कोहिनूर हीरे से पूरे संसार का जो खर्च है वो आधे दिन तक वहन किया जा सकता है, वो कोहिनूर हीरा था, और वो ग्वालियर नरेश से छीना गया था। यहां इसने कलंदर की उपाधि धारण की, और पूरे काबुल में जो है इसने एक एक चांदी के सिक्के बंटवाए। और साथ ही साथ हमने देखा कि बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की, और इसके बाद उसने राणा सांगा से युद्ध किया। राणा सांगा से उसने ये आरोप लगाते हुए युद्ध किया कि उसने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि राणा सांगा का भी एक दूत गया हुआ था उसे आमंत्रण देने के लिए। तो ये आरोप लगाते हुए कि राणा सांगा जब भारत आया तो उसने मेरा साथ नहीं दिया, और इसी का फल खानवा का युद्ध हुआ। फलस्वरूप खानवा का युद्ध हुआ 16 मार्च को हुआ, ये 1527 में। ये राणा सांगा के मध्य हुआ। क्योंकि राणा सांगा भी कमजोर शासक नहीं था, क्योंकि ये आगरा के समीप तक एक नदी है पीलिया खार, वहां तक ये पहुंच गया था। तो बाबर की सेना भी ये देख रही थी। उसके वेग जो थे, जो उसके बेग थे, जो उसके अमीर थे, वो भी थोड़ा हतोत्साहित थे लड़ने के लिए। और बाबर जो है गंगा सिंध की घाटी में आ चुका था, तो राणा सांगा भी थोड़ा हतोत्साहित था। राणा सांगा की तरफ से छोटे छोटे कई राज्य जो थे उन्होंने इनका सहयोग किया हुआ था। महमूद लोदी था इब्राहिम लोदी का भाई, हसन मेवाती थे, वसीम चंदेरी थे, ग्वालियर, अजमेर, ये सारे शासकों ने अपने छोटी छोटी टुकड़ियों को भेजा हुआ था। लगभग करीब ये बताया जाता है कि 2 लाख सैनिक इनकी सेना में थे। इसके अपेक्षा तो बाबर के सैनिक कम ही थे। तो बाबर के सैनिक जो है, इनके बीच जो है अफरा तफरी मच गई।
बाबर के सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और उसके सैनिक इधर उधर भागने लगे। तो वहां उसने क्या किया कि सारे शराब के जो पात्र थे उसने तुड़वा दिया, फिकवा दिया। और एक व्यापारिक कर था तगमा कर जो था, ये व्यापारिक कर था, उसको उसने क्या किया कि इसे माफ कर दिया। तगमा को इसने माफ कर दिया। और शराब के पात्र इसलिए तुड़वाए क्योंकि वो ये बताना चाह रहा था कि हम पक्के मुसलमान हैं। इसलिए क्योंकि कुरान में शराब निषेध है, तो इसलिए उसने क्या किया कि शराब के सारे पात्रों को तुड़वा दिया और उसने यहीं पर जो है जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया उसने। और साथ ही साथ अंततः क्या हुआ कि राणा सांगा हार गया और अपनी जान बचाकर भाग गया। लेकिन कुछ समय पश्चात कुलीनों द्वारा, उसके साथियों द्वारा उसे मार दिया गया, जहर देकर मार दिया गया। और जब यहाँ बाबर ने खानवा में जब जीत लिया तो उसने अपने आप को गाजी के उपाधि से नवाजा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखते हैं चंदेरी का युद्ध। अब खानवा के युद्ध को जीतने के बाद से बाबर अपने आप को थोड़ा आराम तलब पसंद करने लगा, उसको थोड़ी राहत मिल गई। काफी वो अपना बुलंद बना चुका था, भारत ने अपने नींव को काफी मजबूत कर चुका था। और उसने फिर चंदेरी का युद्ध किया। चंदेरी का युद्ध जो था वो मेदिनी राय के विरुद्ध था। यहां भी उसे जीत ही मिली। ये 29 जनवरी 1528 में था। इसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध जो था वो बंगाल व बिहार की संयुक्त सेना से लड़ा उसने। यहां भी उसे जीत ही मिली। और बंगाल के जो शासक थे नुसरत शाह, बाबर ने क्या किया कि इनसे संधि हो गई और नुसरत शाह ने कहा कि अब मैं किसी भी शत्रु को, आपके शत्रु को मैं पनाह नहीं दूंगा। तो बाबर ने इन्हें छोड़ दिया। और उसके बाद जो है बाबर ने इन्हीं विजयों के द्वारा भारत पर एक महत्वपूर्ण और मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे लगभग 2-2.25 वर्षों तक चला। और आगे हम बात करेंगे कि बाबर ने और क्या क्या चीजें की। उसने जो है अब उसका क्षेत्र जो है वो आक्सस से लेकर घाघरा तक और हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल चुका था। इतने बड़े क्षेत्र में बाबर अपने आप को फैला चुका था, इतना बड़ा क्षेत्र। और साथ ही साथ बाबर की एक और उपलब्धि थी कि वो कुषाणों के बाद पहला ऐसा शासक था जिसने काबुल और कंधार पर अधिकार किया हुआ था। तो ये इसकी एक बड़ी उपलब्धि थी। और इन्हीं उपलब्धियों के साथ बाबर दिसंबर 26 को 1530 में इसकी मृत्यु हो गई आगरा में। और एक ऐसे महान शासक, हम इसको बोल सकते हैं मुगल साम्राज्य का एक बहुत ही महान शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना भी की। और ये पहला ऐसा शासक था, जैसे मैंने बताया कि कुषाणों के बाद ये पहला शासक था जिसने काबुल और कंधार पर अधिकार किया हुआ था। तो ये सब इसकी उपलब्धियां थी। और आगे हम इसकी अगली कड़ी में बात करेंगे हुमायूं के बारे में और आने वाले और शासकों के बारे में। तो ये मुगल साम्राज्य लगभग 200 या 250 साल तक इसने शासन किया। और ये बाबर की उपलब्धियां थी। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो।